हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम जूरिस्प्रूडेंस सेकंड के दो क्वेश्चन देखेंगे। पहला, कब्जा क्या है, और दूसरा, स्वामित्व को परिभाषित कीजिए। आसन और माध्यमिक कब्जे में अंतर स्पष्ट करें। व्हाट इज पोजेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन मीडिएट इमीडिएट पोजेशन। फिर दूसरा क्वेश्चन, स्वामित्व को परिभाषित करें और स्वामित्व के विषय वस्तु में क्या आता है। डिफाइन ओनरशिप, व्हाट आर द सब्जेक्ट ऑफ ओनरशिप। जो ओनरशिप है, जो स्वामित्व है, उसके क्या विषय वस्तु हैं और उसमें क्या आता है। ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये सेम से ही हैं। पहले में आपसे पूछा है कि कब्जा क्या है। कब्जा मतलब जब किसी वस्तु पर और किसी संपत्ति पर आपका अधिकार है, आपका कब्जा है, आप उसके स्वामित्व हैं, उसे ही हम कब्जा कहते हैं। जैसे कि मेरे पास मेरा फ़ोन है, ठीक है, तो मेरे फ़ोन पर मेरा अधिकार है, मेरा कब्जा है, तो ये मेरे कब्जे में है और मैं इसकी ओनर हूँ, तो ये हो गया कब्जा, ठीक है। और इसी का उल्टा करते हैं हम स्वामित्व। तो स्वामित्व किसे कहेंगे? जिस संपत्ति पर, जिस वस्तु पर आपका अधिकार है, जो आपके कब्जे में है, आप उसके स्वामित्व हैं, उसे ही क्या कहते हैं? ओनरशिप, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो इनको जब आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले कब्जे की परिभाषा। कब्जा वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को इस प्रकार अपने नियंत्रण में रखता है कि वह न केवल उसका उपयोग कर सके बल्कि दूसरों को भी उसके उपयोग से रोक सके। कब्जा के दो मुख्य तत्व होते हैं। अब जैसे मेरा फ़ोन है, मेरा इस पे नियंत्रण है, यानी कि पूरा कंट्रोल मेरे फ़ोन पे मेरे पास है, और इसको मैं दूसरों के यूज़ करने से रोक सकती हूँ, ठीक है, ये मेरा अधिकार है, ठीक है। कब्जे के दो मुख्य तत्व हैं। पहला, भौतिक नियंत्रण, किसी भी वस्तु पर आपका भौतिक नियंत्रण, भौतिक कंट्रोल होना। वस्तु पर वास्तविक नियंत्रण, यानी कि वो जो वस्तु है उस पर आपका वास्तविक, उस पर आपका नियंत्रण जो है वो रियल होना चाहिए। दूसरा, कब्जे करने का इरादा, वस्तु को अपने पास रखने और दूसरों को रोकने की मानसिकता या इच्छा, उसे हम कब्जा कहते हैं, ठीक है। फिर इसके टाइप हैं कब्जे के। आसान, अध्यासान। अध्यासान की जगह यहाँ पे कब्जा लिखना, ठीक है। इमीडिएट पोजेशन, जब किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु पर प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और भौतिक नियंत्रण होता है, यानी कि उस पर वास्तविक और डायरेक्ट नियंत्रण होता है, तब उसे आसन कब्जा कहा जाता है। इसमें व्यक्ति स्वयं वस्तु के संपर्क में होता है, जो भी वस्तु होती है वो उसके खुद के पास होती है। जो आसन कब्जा है, इसमें एक तो प्रत्यक्ष और भौतिक नियंत्रण होता है, यानी कि डायरेक्ट उस पर कंट्रोल होता है उस व्यक्ति का, तो उसे कहते हैं आसन कब्जा, ठीक है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किताब को हाथ में लेकर पढ़ रहा हो, या जब कोई अपने घर में रह रहा हो। जब किसी व्यक्ति के पास कोई किताब है, वो उसको पढ़ रहा है, वो उसके पास में है, तो इसका मतलब है उसके पास उसका डायरेक्ट कब्जा है, वो उसके पास। या फिर वो अपने घर में रह रहा है, तो उस घर पर उस व्यक्ति का स्वयं डायरेक्ट कब्जा है, ठीक है। इसके बाद है माध्यमिक कब्जा, मीडिएट पोजेशन। जब किसी व्यक्ति के पास वस्तु का भौतिक नियंत्रण नहीं होता, जब किसी व्यक्ति के पास किसी भी वस्तु पर डायरेक्ट नियंत्रण नहीं होता है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन कानूनी रूप से उसे उस वस्तु का कब्जाधारी माना जाता है, लेकिन कानूनी लीगली रूप से उसे उस वस्तु का कब्जाधारी, उस पर कब्जा रखने वाला माना जाता है, तो उसे माध्यमिक कब्जा कहा जाता है। इसमें वस्तु किसी अन्य व्यक्ति के पास हो सकती है, लेकिन असली कब्जा किसी और का माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने मकान को किराए पर दे देता है, तो भले ही वह स्वयं उसमें न रह रहा हो। अगर कोई व्यक्ति है, अपने मकान को किराए पर देता है और वो खुद उसमें नहीं रह रहा, परंतु माध्यमिक कब्जाधारी होता है, जो वो व्यक्ति है वो उस संपत्ति का माध्यमिक कब्जाधारी होता है। या कोई व्यापारी जो अपने माल को गोदाम में रखता है, वह माल गोदाम में है, लेकिन कब्जा व्यापारी का ही माना जाता है। अब किसी व्यक्ति ने अपने मकान को, अपने घर को किराए पर दे दिया, ठीक है, वो भले ही उसमें नहीं रह रहा,
लेकिन उस पर उसका कब्जा माना जाता है कि ये मकान उसका है, भले ही आप उसमें किराए पर रह रहे हो, लेकिन लीगली कब्जाधारी कौन है? वो व्यक्ति जिसका घर है। या फिर कोई गोदाम है और आपने उसको किराए पे लिया हुआ है और आप उसमें अपना सामान रख रहे हो, तो उस पर जो लीगली अधिकार है वो कब्जाधारी का ही होगा, जिसका वो गोदाम है उसका ही होगा। या फिर आपने कोई भी अपनी वस्तु है, कोई भी संपत्ति है, किसी को यूज़ करने के लिए दी हुई है, तो उस पर आपका लीगली राइट तो है। आप भले ही उसको यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन आपका उस पर लीगली राइट है। जैसे कि आपने अपनी कार किराए पर किसी को दी, आपका लीगली राइट है आपकी कार पर, लेकिन आपका उस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, भौतिक कंट्रोल आपका उस पर नहीं है। और जो हमने ये पढ़ा था आसन्न कब्जा, आसन्न कब्जे में क्या होता है, इस पे किसी भी व्यक्ति का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। मेरे पास मेरा फ़ोन है, मेरी स्कूटी है, मेरी बाइक है, मेरी कार है, तो उस पर मेरा डायरेक्ट कंट्रोल है, वो मैंने किसी को यूज़ करने के लिए नहीं दी है। और अगर मैंने वो किसी को यूज़ करने के लिए दे दी है तो उसको हम माध्यमिक कब्जा कहेंगे, कि माध्यमिक रूप से एक बिचौलिया के रूप में उस पर मेरा कब्जा है, लेकिन वो पोजीशन में किसी और की है। ठीक है। फिर है इन दोनों में मुख्य अंतर, आसन्न कब्जा और माध्यमिक कब्जा। प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण, जो आसन्न कब्जा है इसमें प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण बना रहता है और इसमें अप्रत्यक्ष या कानूनी नियंत्रण होता है। एक तो इसमें अभौतिक नियंत्रण होता है और कानूनी लीगली रूप से आप उस पर कब्जा तो रखते हो, लेकिन वो वस्तु, वो संपत्ति आपके कब्जे में नहीं होती। ठीक है। फिर है वस्तु के साथ शारीरिक उपस्थिति अवश्य होती है। जैसे कि मेरा फ़ोन है तो वो मेरे हाथ में है, मेरे पास में है, तो उस पर मेरा एक वास्तविक कब्जा है। इसमें कब्जा रखने वाला व्यक्ति वस्तु से दूर हो सकता है। ठीक है। जैसे आपने गाड़ी किराए पर दी, या फिर आपका गोदाम है वो कहीं और है, कोई और उसमें सामान रख रहा है, उस पर आपका लीगली अधिकार है। ठीक है। या फिर आपने कोई किराए पर मकान दिया हुआ है, उसमें किराएदार रह रहे हैं, तो उस पर आपका लीगली अधिकार है। फिर है वास्तविक कब्जाधारी, जो संपत्ति है, जो वस्तु है, उस पर रियल पोजीशन होना, रियल कब्जा होना। फिर है नामात्र कब्जाधारी लेकिन कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त, जो ये माध्यमिक कब्जा है इसमें कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है। जैसे कि आप किसी घर में किराए पर रह रहे हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं किसी घर में किराए पर रह रही हूँ, उस घर में मुझे नामात्र का कब्जा होता है। कब तक? जब तक मैं पैसे दे रही हूँ, जब तक मैं वहाँ का किराया दे रही हूँ, तब तक उस घर पर मेरा कब्जा है। ठीक है। जिस दिन मैं उस घर को छोड़ दूँगी उस दिन वो कब्जा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है जो एग्ज़ाम्पल पढ़ा था, हाथ में पकड़ी हुई पुस्तक, कोई पुस्तक मेरे हाथ में है, मेरे पास उसका रियल कब्जा है, तो वो पुस्तक मेरी है, तो उस पर मेरा अधिकार है, उस पर मेरा कब्जा है। हुई वस्तु या किराए पर दिया हुआ मकान, ये एग्ज़ाम्पल में हमने पढ़ा था। ठीक है। इसके बाद है इसका निष्कर्ष, कब्जा केवल भौतिक स्थिति नहीं है बल्कि यह कानूनी अधिकार का प्रतीक है। आसन्न और माध्यमिक कब्जा दोनों प्रकार के कब्जे न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और इनका उपयोग विभिन्न कानूनी विवादों में साक्ष्य के रूप में होता है। कब्जा किसी भी संपत्ति के स्वामित्व की ओर से पहला कदम होता है, इसलिए इसका अध्ययन कानून की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर इसके बाद है स्वामित्व को परिभाषित करें। स्वामित्व के विषय वस्तु में क्या आता है? स्वामित्व की परिभाषा, स्वामित्व ऑनरशिप एक विधिक अधिकार है। जो ऑनरशिप है वो एक लीगल राइट है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण और उपयोग का अधिकार रखता है। यह एक स्थायी अधिकार होता है जो व्यक्ति को संपत्ति के संबंध में उपयोग, उपभोग, हस्तांतरण तथा उत्तराधिकार जैसे अधिकार प्राप्त करता है। जो स्वामित्व है उसमें किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर, अपनी वस्तु पर उपयोग करने का अधिकार, उपभोग करने का अधिकार, उसको ट्रांसफ़र करने का अधिकार और उस पर उत्तराधिकार जैसे अधिकार प्रदान करता है। कौन? स्वामित्व। ठीक है।
फिर है सामंड के अनुसार स्वामित्व एक ऐसी विधिक अवधारणा है, जो स्वामित्व है वो एक ऐसी विधिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपने अधिकार में रखता है और उसमें निहित सभी वैधानिक शक्तियों का उपयोग कर सकता है। अब जैसे कि कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी संपत्ति है, वो आपके कब्जे में है, वो आपके पास है, वो आपकी है, आप उसके ऑनर हो, तो इसे ही क्या कहते हैं? ऑनरशिप। ठीक है। फिर है ऑस्टिन के अनुसार स्वामित्व उस व्यक्ति का अधिकार है जो उसे किसी वस्तु पर वैधानिक नियंत्रण प्रदान करता है और अन्य व्यक्तियों को उससे वंचित रखता है। अब मेरे पास कोई भी मेरी संपत्ति है या फिर कोई भी मेरी वस्तु है, उस पर मुझे लीगली कंट्रोल रखने का अधिकार है, क्योंकि वो वस्तु मेरी है। ठीक है। और मेरी मर्जी है कि उसे मैं किसी को यूज़ करने दूं या ना दूं। ठीक है। तो ऑस्टिन जी क्या कहते हैं कि स्वामित्व उस व्यक्ति का अधिकार है, जो स्वामित्व है, जो ऑनरशिप है, वो उस व्यक्ति का अधिकार है जो उसे किसी वस्तु पर वैधानिक, जो उस पर लीगल नियंत्रण, लीगल कंट्रोल प्रदान करता है। इसके बाद है स्वामित्व की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑनरशिप। स्वामित्व की विषय वस्तु से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जिन पर स्वामित्व स्थापित हो सकता है। ये मुख्यतः निम्नलिखित हैं: भौतिक वस्तुएं, मटेरियल थिंग्स, जैसे भूमि, वाहन, वस्त्र आदि। इन सब पर प्रत्यक्ष स्वामित्व संभव है, इन पर डायरेक्ट जो है ऑनरशिप संभव है। फिर है अभौतिक संपत्ति, जैसे बौद्धिक संपदा, कॉपीराइट, पेटेंट आदि। यह अमूर्त होती है, इन पर भी स्वामित्व स्थापित किया जा सकता है। फिर है कृत्रिम व्यक्तियों की संपत्ति, जो आर्टिफिशियल व्यक्ति होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, उनकी संपत्ति, जैसे कंपनी है, किसी व्यक्ति का किसी कंपनी पर अधिकार है, संस्था है आदि के पास भी संपत्ति पर स्वामित्व हो सकता है। इसके बाद है भविष्य की संपत्ति, फ्यूचर प्रॉपर्टी, जो भविष्य में अर्जित होनी है, जैसे विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर भी स्वामित्व प्राप्त हो सकता है। किसी व्यक्ति को विरासत में कोई संपत्ति मिल रही है या फिर कोई वस्तु मिल रही है, तो उस पर उसका स्वामित्व, ऑनरशिप प्राप्त हो जाता है। फिर है व्यक्तिक अधिकार, पर्सनल राइट, जैसे ऋण, स्वामित्व या अनुबंध के तहत प्राप्त अधिकार। ठीक है। इसके बाद इसका निष्कर्ष, स्वामित्व संपत्ति पर विधिक अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी कहलाता है और वह संपत्ति की रक्षा, उपयोग, हस्तांतरण आदि का पूर्ण अधिकार होता है। अब किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी संपत्ति है, कोई भी वस्तु है, तो उस पर उसका पूरा अधिकार होता है। अब वो संपत्ति को, वस्तु को, या तो उसको यूज़ करे, किसी को ट्रांसफ़र कर दे, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। स्वामित्व का विषय वस्तु व्यापक है और इसमें भौतिक, अभौतिक, व्यक्तिगत तथा भविष्य की संपत्तियाँ सम्मिलित होती हैं। ठीक है।